महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। यह कुल मिला के 3 लोग के गायब होने की खबर है। सब इसी हाईवे से जाते हुए जाने कहाँ चले गए। सामने की एक बेंच पर बैठे व्यक्ति ने न्यूज़पेपर बंद करते हुए कहा। उसके पास का व्यक्ति बोल पड़ा, यही आसपास के गांव के थे क्या? अरे नहीं, मुझे तो लगता है शहर के थे, तभी तो अभी तक कोई खोजबीन करने नहीं आया है। पुलिस भी आराम से हाथ पांव चला रही है। सामने की बेंच पर बैठा पीयूष ये सब बातें सुन रहा था। पीयूष वास्तव में एक कंपनी में सेल्स एजेंट है। हाईवे पर वो चाय पीने रुका था। आज सवेरे ही वो रतनपुर के लिए निकला था। वहाँ पर एक डील उसे फाइनल करानी थी। डील फाइनल करने के बाद माँ माया के दर्शन करके कुछ समय बिताकर खा पी कर दोपहर 3 बजे वो लौट रहा था। लौटते में भैरव बाबा के दर्शन किए और वहाँ से निकला ही था कि कुछ दूरी पर चाय की दुकान दिखी। वहाँ चाय पीने रुक गया। सामने बेंच पर बैठे 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें कुछ अजीब सी ही लग रही थी, इसलिए पीयूष पूछ बैठा, ये क्या विषय पर बात करें आप लोग, जरा बताएंगे? क्या बताएं भैया, पता नहीं इस हाईवे को किसकी नज़र लग गई है। पिछले 1 हफ्ते में 3 लोग हाईवे से गायब हो गए हैं। पुलिस तलाश में है मगर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। सुनकर पीयूष थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ओह, ये कैसे हो सकता है? इस तरह से 3 लोग गायब हो गए। और फिर वो उठा और चाय की दुकान के पैसे देकर जैसे ही अपनी बाइक के पास जाने लगा, पीछे से आवाज आई, तुम भी इसी हाईवे पे जा रहे हो क्या? देखो बेटा, थोड़ा संभाल कर जाना। सुनकर एक पल को पीयूष की धड़कनें बढ़ गई थी। फिर अगले पल सोचा, अभी दिन का समय है और जल्दी जल्दी वो अपने शहर पहुंच जाएगा, फिर डरने की क्या बात है। अभी उसने बाइक स्टार्ट ही की थी कि अचानक उसे प्राकृतिक हाजत महसूस हुई। सोचा हल्का हो ले, फिर बाइक जो दौड़ाएगा तो एक बार में घर पहुंचकर ही रोकेगा। यही सोचकर दुकान के पास ही बाइक छोड़कर चाबी अपनी जेब में डालकर दुकान से थोड़ी दूरी पर पेड़ पौधों की झुरमुट की आड़ में वो चला गया। हल्का होने के बाद वो जैसे ही मुड़कर आ रहा था, उसने देखा उससे कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक हाउंड कुत्ता खड़ा हुआ है। ब्लैक हाउंड बहुत सा पिटबुल की तरह का होता है, मगर आकार में उससे भी बड़ा। मगर आश्चर्य, इस वीरान हाईवे पर अचानक इस तरह का कुत्ता। ऐसे हाईवे पर तो सड़क के देसी कुत्ते मिलते हैं, ये सब तो बड़ी बड़ी कोठी और हवेलियों की शान है। फिर सोचा शायद किसी की गाड़ी वगैरह से उतर गया होगा। कुत्ता अत्यंत भयंकर रूप से उसे देख रहा था। एक पल को पीयूष थोड़ा सहमा। आसपास देखा तो दुकान से वो काफी दूरी पर था। इस वजह से आवाज लगाने पर भी यहां कोई उसकी मदद को आएगा, ये तो उसे नहीं लग रहा था। फिर भी चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की। 2 कदम बढ़ाते ही कुत्ता एक भयानक गुर्राहट के साथ 4 कदम आगे बढ़ाया। एक पल को सहम गया था पीयूष। फिर सोचा कुत्ते को पहलाना ऐसा कौन सा मुश्किल काम है। ओ टॉमी, मगर उसकी इस हरकत ने कुत्ते को और भड़का दिया। अब पीयूष ने सोचा
यहाँ पर रुकना उचित न होगा। उसने तेज कदमों से विपरीत मैदान की तरफ दौड़ लगा दी। उसने महसूस किया उसके पीछे कुत्ता बहुत ही खूंखार आवाज के साथ दौड़ता चला आ रहा है, मगर वो जाएगा कहाँ? इधर तो खाली मैदान है। दौड़कर उसे वापस दुकान की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर 2-4 लोग हों, मगर इस वक्त उसका रुकना और खतरनाक हो सकता है। पीयूष ने कहीं पढ़ा था, ऐसे जानवरों के आगे अगर आड़ा टेढ़ा दौड़ा जाए तो वो उतनी आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं, और इसी बात को विश्वास करके उसी तरह से दौड़ने लगा। और शायद ये तरीका काम भी कर गया। कुत्ते को अभी तक उसके पास होना था, वो उससे काफ़ी दूर था। पीयूष दौड़ता चला जा रहा था और दौड़ते दौड़ते अचानक उसे सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दिया जिसका महाराजा गेट थोड़ा सा खुला था। आंधी की तरह दौड़ता हुआ पीयूष उस गेट को खोलकर अंदर प्रविष्ट हुआ और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके सांकल लगा दी। बाहर अभी भी उस भयानक कुत्ते की गुर्राहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पीयूष बुरी तरह से हाँफ रहा था। आज बहुत दिनों बाद इतनी तेजी से थोड़ा। तभी अचानक अंदर से एक महिला की आवाज आई, अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप कौन है और इस तरह से अंदर कैसे चले आए? घबराकर वो पीछे मुड़ा। अभी वो पूरी तरह से हाँप रहा था, मगर सामने जो खड़ी थी उसे देखते ही एक पल को जैसे उसके पूरे तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। मधुमिता, पीयूष के कॉलेज का क्रश। कॉलेज में मधुमिता उससे 1 साल जूनियर थी, मगर जब से वो कॉलेज में आई थी पीयूष जैसे उसका दीवाना हो गया था। हालांकि पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से मधुमिता कई बार उससे बातें भी करती थी, कुछ डाउट्स भी पूछ लेती थी, और पीयूष बेहद खुश होता था इस बात पर, मगर कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। फिर एक दिन पता चला मधुमिता की शादी हो गई है, और आज 5-6 साल बाद मधुमिता को अपने सामने खड़ा देख के पीयूष जैसे आसमान में उड़ रहा था। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक मधुमिता को निहारा। हाँ, रूप लावण्य में कोई कमी नहीं हुई है। इन 5-6 सालों में तो ऐसा लगता है जैसे और खूबसूरत हो गई है, कॉलेज के समय से भी ज़्यादा खूबसूरत। अचानक पीयूष की नज़र मधुमिता के पतली कमर की तरफ गई, और एक पल को जैसे उसके तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी नज़र उसके कमर पर ही टिक गई। What is this nonsense? मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो असली में मीता। चौंक पड़ी थी महिला। ये उसका घर वालों द्वारा रखा गया प्यार का नाम था, मगर एक अजनबी द्वारा अचानक लिए गए उसके नाम से चौंक पड़ी थी वो, और कुछ आंखें सिकोड़ते हुए वो देखने की कोशिश करने लगी। पीयूष, आप? मधुमिता ने पहचान ही लिया आखिर पीयूष को। हाँ मैं, मगर तुम यहां? कुछ ही देर बाद दोनों बड़े से ड्राइंग रूम के महाराजा सोफा में बैठे हुए थे। पीयूष अब थोड़ा सा शांत महसूस कर रहा था। हालांकि अंदर आने से पहले वो यहां तक कैसे पहुंचा इस बात की पूरी कहानी उसने बता दी थी। मधुमिता भी खुशी थी, चलो पुराने दोस्त से मुलाकात हुई, और वो भी उसकी प्राण रक्षा इसलिए हो पाएगी उसका घर यहां था। कॉफी पीते हुए दोनों बातें कर रहे थे। पीयूष ने पूछा, तो कैसी चल रही जिंदगी? अब तेरी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें क्या लगता है ये इतना बड़ा घर, इतने सारे सामान असबाब मैं अकेले खरीद सकती हूँ? हाँ भाई, मेरे हस्बैंड हैं और मैं भी घर से ही काम करती हूँ, बस दोनों मिलकर जिंदगी चला रहे हैं। और अब बच्चे अभी नहीं हैं। कहाँ हैं तुम्हारे हस्बैंड? वो अभी शहर गए हैं कुछ काम से। मतलब आज तुम अकेली हो? हाँ, और देखो ना कोइंसिडेंट, तुम आ गए। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक
बाहर आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मधुमिता उठकर खिड़की के पास चली गई और वहां से बाहर का नजारा लेने लगी। बाहर अब हवा तेज बह रही थी। खिड़की से आती हवा ने मधुमिता की जुल्फों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया था। पीयूष जैसे जैसे पागलों की तरह मधुमिता को देख रहा था। आज सालों बाद वो उसे देख रहा है। उसकी उड़ती जुल्फें उसके चेहरे से कभी चेहरे को ढक देती, कभी दूर चली जा रही। अचानक उसकी नजर उसके शरीर के उभारों की तरफ गई। हाँ मधुमिता, इन 6 सालों में जैसे तुम और सुंदर हो गई हो। पीयूष का मन किया उठकर वो मधुमिता की पतली कमर को अपनी मजबूत जकड़ में ले ले। वैसे भी आज घर में वो और मधुमिता बसे। फिर अपनी नजरें नीचे झुकाकर अंदर की तरफ दौड़ गई। मधुमिता के इस इशारे को समझ गया था पीयूष। मन ही मन जैसे लड्डू फूटने लगे थे। वो भी तेज कदमों से अंदर कॉरिडोर की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक मधुमिता की साड़ी का आंचल एक कमरे से अंदर गया। पीयूष भी उस तरफ दौड़ गया। वो जानता था ये सब सही नहीं है, मगर फिर भी बरसों से प्यासी रेगिस्तान की तपती जमीन पर अगर पानी की बूंदें गिरना चाहे तो रेगिस्तान कैसे मना कर सकता है। वो भी धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर प्रविष्ट होते ही थोड़ा सा छौंक पड़ा। ये क्या, कमरा तो खूब अंधेरे से भरा था। मीता कहाँ हो तुम? उसने आवाज लगाई। फिर अंधेरे में टटोल कर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक किसी चीज से टकरा गया। पैर में चोट सी आई। उसने हाथों से छूकर क्या है महसूस करने की कोशिश की। कोई बड़ी सी चिकनी सतह थी। अचानक हाथ फिराते फिराते एक हैंडल उसके हाथों लगा और उसने जोर से उसे खींचा। कमरा हल्की रोशनी से भर गया। ये एक रेफ्रिजरेटर था।
मगर सामान्य रेफ्रिजरेटर से बिल्कुल अलग। जैसे ही अंदर का दृश्य पीयूष ने देखा, उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई, आ! और लड़खड़ा कर वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। जमीन पर कोई भारी सी चीज रखी थी, जिस पर टकराकर उसके पीठ पर बहुत जोर की चोट लगी। मगर ये दर्द शायद उसे उतना एहसास नहीं दे रहा था, क्योंकि सामने उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कुछ रखा था वो इतना विस्मयकारी था कि उसका ये दर्द भी उसे ठीक से महसूस नहीं हो पा रहा था। रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे थे 3 इंसानी सर, 2 आदमियों के, 1 औरत की, और उनसे बहा खून इस वक्त जमकर लटक रहा था। आश्चर्य, तीनों ही सरों से आंखें गायब थी, जैसे किसी ने उनकी आंखें खोद कर निकाल ली हों। मीता, खाओ तुम मीता। और ये सब क्या है? तभी अचानक एक आवाज हुई, बिजली के स्विच की, और एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई। और उस रोशनी में जो सबसे पहला नजारा था, वो था वही भयानक कुत्ता। हालांकि अब वो उतना खूंखार नहीं नजर आ रहा था, मगर एकटक पीयूष की तरफ देख रहा था, और उस कुत्ते की गर्दन में पड़े पट्टे को पकड़े पास ही खड़ी थी मधुमिता। डर गए क्या पीयूष? बॉस को मेरा पालतू है। इस खेल का सबसे जरूरी हिस्सा तो वही है। इसे ट्रेन किया गया है इस तरह से ताकि ये बाहर से लोगों को डराकर यहाँ तक ला सके। सिट बॉस को। कुत्ता एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप जमीन पर बैठ गया। फिर उसके पट्टे को छोड़कर धीरे धीरे पीयूष की तरफ बढ़ने लगी मधुमिता। उसके चेहरे पर अब भी बाल लहरा रहे थे, मगर अब पीयूष को चेहरा उतना सुंदर नहीं, अभी तो खूंखार लग रहा था। तो धीरे से आकर पीयूष के पास अपने घुटनों पर बैठ गई। ओह, ज्यादा चोट लग गई है क्या? अचानक ही उसने पीयूष की पीठ से वो चीज खींच कर निकाली जो पीयूष को इतना चोट दे गई थी। जमीन पर हथलेटी हालत में पड़े पड़े पीयूष ने देखा वो एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा था। सामान्य हड्डी नहीं, अभी तो इंसानी हड्डी। शायद इंसान के थाई की हड्डी थी वो। ओहो, ये यहां रह गई। ये मैं कैसे भूल गई। क्या है, ये यहां नहीं होती तो शायद तुम इतनी चोट नहीं लगती। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, कहकर अचानक ही उसने हड्डी को 2 टुकड़ों में बांट दिया और एक टुकड़ा उछाल दिया कुत्ते की तरफ। कुत्ते ने लपक कर उसे अपने मुंह में ले लिया और बड़े प्रेम से उसे चबाने लगा। मीता, ये सब क्या है? कहीं ये वो 3 लोग तो नहीं है जो गायब हुए हैं? हाँ शायद। मैंने कहा ना तुमसे,
जब कोई आता है तो मुझे पहले से पता चल जाता है। इनके आने का भी मुझे पता चल गया था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इस तरह यहाँ आओगे। मगर अब आ ही गए हो तो अचानक ही अपने हाथों में छुपा कर रखे हुए धारदार चाकू को उसने पीयूष के सीने में उतार दिया। हालांकि पीयूष थोड़ा सा बचने की कोशिश किया और वो उसके हाथों में कट गया। मीता ये क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? इन सबको मैंने ही मारा है। पहले गर्दन अलग की और उसके बाद शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। टुकड़े काटते हुए ही शायद पैर यहीं रह गया होगा, इसीलिए वो हड्डी पड़ी थी। मगर तुम ये सब क्यों करती हो? हाँ, समझ नहीं रहे हो तुम? मुझे खाने की आदत पड़ गई है। हाँ क्या कैनिबलिज्म, आदमखोर। ओह, तुम मानसिक रोगी हो। नहीं, मैं नहीं खाती मांस। है, पागल हो क्या? तो इनकी लाशें कहाँ की तुमने? बाहर गार्डन देखा ना? वहीं गार्डन में गाड़ दिया। इससे ना बहुत अच्छी खाद होती है। मेरे गार्डन में फूल पौधे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। मैं तो बस आंखें खाती हूँ। हाँ, आंखें खाने से हमारी उम्र घट जाती है। हम और सुंदर दिखने लगते हैं। ये पहले मेरे पति ने ही मुझे बताया था। उन्होंने ही जबरदस्ती करके मुझे आँख खिलाई थी, इंसानी आँख। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था, मगर फिर जब मैंने देखा ये तो असर करता है, तो मैं भी पति का साथ देने लगी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे इंसानी भेजा खिलाया। विश्वास करो, बहुत टेस्टी होता है। इसीलिए तो इन सरों को मैंने रखा हुआ है धीरे से। मगर फिर बहुत दिनों तक मेरे पति कुछ नहीं लाए। मगर मैं तो आदी हो चुकी थी खाने की। इसलिए मैंने सोचा मैं ही कुछ जुगाड़ करूं। और फिर मेरा पहला शिकार मेरे पति। उसके बाद बॉस्को के साथ ही खेल शुरू किया। असली में आसपास के गांव वालों को पकड़ना थोड़ा खतरनाक था ना, इसलिए बॉस को शिकार ढूंढ कर लाता। शिकार समझता वो बॉस्को से बचकर घर में आया है। मगर फिर मेरी भूख ना बढ़ती जा रही है। तुमने तो देखा फ्रिज में जो 3 सर है, किसी की भी आंखें नहीं है। पिछले 3 दिनों से मैंने आंखें नहीं खाई है। बॉस को क्या हो रहा है? लाओ। अचानक कुत्ता फिर हल्का सा गुर्रा उठा और अंधेरे से कुछ मुंह में पकड़े हुए मधुमिता के पास आकर रुका। दर्द से छटपटाते पीयूष ने देखा ये एक धारदार कुल्हाड़ी थी। थैंक यू बास्को, तुम्हें भी हड्डी मिलेगी। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी पीयूष, बस थोड़ा सा।
मीता, ये क्या क्या पागलपन है? देखो देखो, मैं मीता मीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कॉलेज के टाइम से ही तुमसे तुमसे प्यार करता था मीता। मीता मीता, मैं तुम्हें पाना चाहता था, मगर तुम्हारी शादी हो गई। यही तो, काश तुमने मुझसे कह दिया होता। तुम्हें रजत, मेरे पति, उनसे मिलती ही नहीं, और आज शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है पीयूष। एक ही बार में पीयूष की आवाज हमेशा के लिए दबकर रह गई। देखिए मैडम, 4 लोग गायब हो चुके हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कुछ लोगों ने अंतिम बार उन्हें आपके घर के आसपास ही देखा है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए इंस्पेक्टर, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, और दरवाज़ा मैं अच्छे से बंद रखती हूँ। वैसे भी आपने देखा होगा आसपास जन बस्ती ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता। वो मेरे घर के आसपास देखे गए होंगे, मगर मेरे घर के अंदर नहीं आए। आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। अचानक खिड़की के पास खड़ी मधुमिता खिड़की से बाहर देखने लगी। कॉरिडोर की तरफ बढ़ चले।